क्यूरियसली एजुकेशन के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 24 फरवरी 2022 है, दिन है थर्सडे। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन की वजह से स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरे ऐसे जो गैजेट्स वाले सेक्टर हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था। अब खबर ये आ रही है कि स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में फिर से एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है हमारे देश भारत में, और उसकी वजह सेमीकंडक्टर चिप नहीं है, उसकी वजह है इंपोर्ट पॉलिसी में ऑल ऑफ द सडन एक बदलाव। DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 9 फरवरी को एक नोटिफिकेशन इश्यू किया। इस नोटिफिकेशन में ऐसा किया कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा सामान जो आप स्मार्टफोन बनाने के लिए इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कुछ सामान को फ्री कैटेगरी में से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। अब इसकी इंपैक्ट क्या होती है, देखिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा सामान जो फ्री कैटेगरी में होता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको DGFT की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ऑर्डर दे दीजिए, कंपनी आपको सेंड कर देगी, आपका पार्सल यहां पर आ जाएगा, आप वहां पर जाकर कलेक्ट करके अपनी फैक्ट्री में ले जाइए, जो भी चीजें बना रहे हैं वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर उसको कंटिन्यू रखिए। जब DGFT उसी सामान को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की लिस्ट में डाल देता है तो होता यह है कि आपको या तो DGFT से परमिशन चाहिए या फिर लाइसेंस चाहिए। तो ये चीज ऑल ऑफ द सडन की गई। इसकी वजह से अब ये डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रहा है। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज और कैमरा मॉड्यूल्स जो स्मार्टफोन बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, तो 9 फरवरी से ऐसा सामान जो हमने इंपोर्ट किया, व्हेन आई से हमने, आई मीन टू से जो मैन्युफैक्चरर्स ने इंपोर्ट किया था, मींस लिस्ट दिया था और मंगवाया था बाहर से, तो फिलहाल ये DGFT या फिर कस्टम्स सर्विस के पास अभी भी ये ब्लॉक्ड है, वहां पर पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का कहना यह है कि क्योंकि ये सामान हमारी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सामान हमें नहीं मिला तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें हमारे प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा। ये मैटर जो है फिलहाल DGFT, MEITI और DOR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा डिस्कस की जा रही है। ICEA जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है और कहा है कि DGFT ने ये जो नोटिफिकेशन इश्यू किया, इस नोटिफिकेशन को लेकर हमारे साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया था, किसी प्रकार की प्रायर नॉलेज हमारे पास नहीं थी। हम तो बिजनेस एज यूजुअल कर रहे थे और ऑल ऑफ द सडन हमें पता चला कि DGFT ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं गेम के वो चेंज कर दिए हैं। तो इस प्रकार के डिसीजंस जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट ने डिसीजन ले लिया लेकिन ऊपर तक खबर नहीं है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर उसकी इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होती है। और एक तरफ सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हमारे देश में और ज़्यादा पैदा करना चाहती है, हमारे देश के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पूरी सिस्टम को एक पूरी सिस्टम का एक मोमेंटम जो होता है वो बिगाड़ देते हैं। इट्स लाइक आप हाईवे पर जा रहे हैं, आप टॉप गियर पर चला रहे हैं, यू आर क्रूजिंग ऑन ए हाईवे, और ऑल ऑफ द सडन एक स्पीड ब्रेकर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो इस प्रकार के रूल्स क्रिएट करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। डियर फ्रेंड्स, यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। यह है मेरा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का हैंडल। और आज के लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, Amazon म्यूजिक, इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स पर क्यूरियसली फॉरएवर अवेलेबल है। जस्ट सर्च क्यूरियसली फॉरएवर एंड यू विल फाइंड इट। हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ, खास करके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये सीरीज जो है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट। और वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। और क्या आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है, क्या आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, क्या आपकी नॉलेज, इकोनॉमिकल, बिजनेस और फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, क्या ये बूस्टअप हो रही है इस सीरीज से? अगर हाँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अगेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कोल ऑयल डिपेंडेंस। मुकेश अंबानी साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को एड्रेस कर रहे थे, वो एक मीटिंग थी, और इसको एड्रेस करते हुए मुकेश अंबानी साहब ने यह बताया है कि आने वाले 2 से 3 दशक में भारत को अपना जो डिपेंडेंस है, अपनी जो निर्भरता है कोयले और फॉसिल फ्यूल के ऊपर, दोस्तों आई एम श्योर आप जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो 85% जितना हमारा फ्यूल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के इश्यू के बारे में, और आप सब जानते हैं कि ये यूक्रेन रशिया वाला जो इश्यू है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट? हमारा कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और इसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन और हमारी सबकी जेब में से कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये सारी चीजें की इंपैक्ट जो है वो हमारे ऊपर होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम ऑयल इंपोर्ट ही नहीं करते तो इससे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ह्यूमैनिटी और ग्लोबल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ज्यादा इंपैक्ट सहना नहीं पड़ता। आई वुड लाइक टू कोट मुकेश अंबानी, द चेयरमैन ऑफ Reliance Industries Limited, right? Reliance के चेयरमैन कहते हैं, If for the last 20 years we were known for India's emergence as an IT superpower, the next 20 years, I believe, along with technology, will mark our emergence as a superpower in energy and life sciences. पिछले 20 सालों को अगर हम देखें तो भारत किस चीज के लिए काफी फेमस हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर के तौर पर भारत काफी फेमस हुआ है। आने वाले 20 सालों में क्या होने वाला है पता है? ये टेक्नोलॉजी है, ये तो एक्सपांड करेगी ही, ये तो नए नए लेवल्स तक पहुंचती ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत की छवि सिर्फ आईटी सुपर पावर से लिमिटेड नहीं रहेगी। भारत जो है वो लाइफ साइंसेस में टॉप कंट्री के लिस्ट में आ जाएगा, और इसी के साथ एनर्जी के जो एनर्जी का जो लिस्ट है, एनर्जी की जो दुनिया है, उसमें भी हम सुपर पावर के तौर पर उभरने वाले हैं आने वाले 20 सालों में। तो इसका मतलब यह है कि अब भारत की जो कोशिश है वो यही है कि ये जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम करें, और उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें इन डिपेंडेंसी को कम करना है, और इस प्रकार के जो इश्यूज होते रहते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी हमें ग्रीन फ्यूल की तरफ, ऐसा फ्यूल जो हमारे देश में हम पैदा कर सके, जो ग्रीन हो, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। He said that clean energy exports from India could rise to $500 billion in 20 years. आने वाले 20 सालों में भारत क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स कितना करेगा? लगभग $500 billion, ये बिलियन की बात नहीं है, इट्स अबाउट ट्रिलियन, $500 billion जितना एनर्जी का एक्सपोर्ट जो है वो क्लीन एनर्जी का एक्सपोर्ट भारत करने वाला है। एंड एज वी ऑल नो कि रिलायंस जो है ये गुजरात में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स हैं, और नेचुरल गैस में भी उनका जो शेयर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इससे पहले भी हमने जब हाइड्रोजन के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। आई थिंक उन्होंने लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट दिया था, फिर से उन्होंने ये रिपीट किया, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दशक में, इस दशक में हाइड्रोजन की कीमत जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी पता है? कि 1 किलो हाइड्रोजन जो है उसकी कीमत $1 जितनी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमें $1 से भी कम तक इसकी प्राइस को ले जाना है, तो इट विल बी नियरली चीप, यू नो, इट विल बी नियरली फ्री जैसी कीमत जो है वो हाइड्रोजन की हो जाएगी। और उनका जो बिजनेस है उन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, वो रिटेल सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर में है, डिजिटल बिजनेसेस में है, लेकिन आज भी उनकी फॉसिल फ्यूल की कंपनी जो है, या रिफाइनरी जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो
वही जनरेट करती हैं और वो धीरे धीरे इसमें से भी डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं। उन्होंने $10 बिलियन लगाने की बात बताई है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऑफ कोर्स, और आने वाले समय में रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज और इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया है, एंड आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन हियर, एनर्जी ट्रांजिशन जब हमारे देश का होगा तो इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल ट्रांसमिशन भी होगा। जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन होगा, नॉट ट्रांसमिशन, ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब पहले वुड का इस्तेमाल होता था एज ए फ्यूल, राइट, लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, तो उसको रिप्लेस किया कोयले ने। तो जब कोयला यूज होने लगा तो पता है कौन सा देश सबसे पावरफुल? पहले जब लकड़ी का इस्तेमाल होता था तो सबसे ज्यादा जंगल जो है वो इंडिया और चाइना और दूसरे देशों से काटे जाते थे, तो ये सारे देश जो है वो फ्यूल सप्लाई करते थे। फिर कोयले का इस्तेमाल होने लगा तो यूरोप जो है वो पावर में आ गया, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कॉलोनीज भी थी, यूरोप में भी कोयला निकलता है, और दूसरे कॉलोनियल जो उनकी कॉलोनीज थी, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, तो उन देशों से भी कोयला निकाला जाता था और बहुत सारे पैसे जो हैं वो यूरोप ने कमाए। फिर कोयले से हम आगे बढ़े ऑयल की तरफ, और जब ऑयल का इस्तेमाल होने लगा तो यूएसए काफ़ी पावरफुल हो गया, और ऑफ कोर्स ये जो वेस्ट एशिया के देश हैं ये काफ़ी पावरफुल हो गए। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसे ज़माने में सोलर एनर्जी की बात करें तो इंडिया जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी prominent player as far as geopolitical transition is concerned। जियोपॉलिटिक्स में हम और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने लॉन्च किया है, इसकी ऑफिस भी हमारे देश में, हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। तो याद रखिएगा, एक वक्त आएगा जब आईएसए जो है वो यूनाइटेड नेशंस जितना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है वो पैदा करेंगे। तो पूरा जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है वो फ्यूचर में आने वाले 10-15 सालों में जबरदस्त तरीके से चेंज होने वाला है। When India becomes not only self-sufficient in green and clean energy but also a large exporter, it will help India emerge as a global power। जब हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा क्लीन और ग्रीन एनर्जी में, और इसी के साथ साथ बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा, तो हम एक ग्लोबल पावर भी बन जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक डेटा। इंटरेस्टिंग डिसीजन सरकार लेने वाली है, अभी सरकार इसके बारे में सोच रही है। सरकार क्या करना चाहती है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो सरकार ये डेटा जो है इसमें वैल्यू ऐड करके सरकार इस डेटा को बेचना चाहती है। अब सरकार डेटा के बिजनेस में एंटर होना चाहती है, और एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, और इसमें यही होगा कि जो पब्लिक डेटा है, मेरा आपका जो भी पब्लिक डेटा है भारत का, तो ये सारा डेटा जो है वो सरकार कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद इसको रिफाइन किया जाएगा, और रिफाइन करने के बाद अगर आपको डेटा चाहिए तो फिर ये डेटा जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए आपको बेचा भी जाएगा। तो सरकार को भी इसमें से 2 पैसे मिलेंगे, और इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो देश की भलाई के लिए किया जा सकता है। The goal is to open up public data for enterprises and individuals through sharing, licensing or sale within the bounds set out by national security and individual privacy। national security की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत निजता जो है इसको मेक श्योर करते हुए सरकार जो है या तो ये डेटा शेयर या तो लाइसेंस आपको देगी या फिर आपको डायरेक्टली बेच देगी, डिपेंड्स ऑन किसके लिए आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सरकार जो है बात कर रही है। अलग अलग मंत्रालय जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, इनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ताकि एक ही डेटा जो है वो डुप्लीकेट डेटा या फिर रिपीटेटिव डेटाज ना हो। तो ये सारी चीज़ों को क्लीन करके अच्छे फोल्डर्स में अरेंज करके सरकार जो है वो फिर इनको बेच सकते हैं। I'm just giving you a rough example of folder, ताकि ये चीज़ जो है वो थोड़ी समझ में आए, क्योंकि पहली बार सरकार जो है वो ऐसा कुछ करने को जा रही है। It also proposes to create a data retention framework। एक वक्त आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार आपने डेटा ले लिया तो फिर आपको अपग्रेड्स मिलते ही रहेंगे। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स
और अभी प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो लॉ हैं अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। इससे पहले सरकार ने ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा जो है उसको बेचने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से इसको फिर रोक देना पड़ा। और डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक सरकार जो है ये जो पब्लिक का डेटा है, जो बड़े लेवल का डेटा है, मीन्स बड़ी क्वांटिटी का जो डेटा है वो सरकार अभी बेच नहीं पाएगी। तो पहले सरकार को ये करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार जो है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। फिर इसकी प्राइस कैसे तय की जाएगी, दैट विल बी ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। और प्राइस जो होगी तो फिर जो भी पैसा मिलेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि रिमेंबर ये जो डेटा सरकार कलेक्ट करती है वो किसके पैसों से करती है, टैक्स पेयर मनी से करती है। तो टैक्स पेयर मेरे आपके पैसों से सरकार डेटा कलेक्ट करती है, तो मेरा आपका सभी का हक है इसमें। तो सरकार को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो पैसे कलेक्ट होंगे तो ये पैसों का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए किया जाए, रिटर्न में हमें कुछ मिले, चाहे जो भी हो, चाहे डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा मिले या फिर फ्री में मिले, तो वट एवर इट इज सरकार इसको डिसाइड कर सकती है। बट देयर शुड बी सम गिव एंड टेक, ताकि लोग जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, हम सब हर रोज डेटा जनरेट करते हैं। आप जब पेट्रोल फिलअप करवाते हैं तो वो डेटा भी जनरेट होता है, आप मोटरसाइकिल लेकर कहीं पर निकलते हैं तो भी वो डेटा जनरेट होता है। तो ये सारा डेटा जो पब्लिक डेटा जनरेट होगा ट्रैफिक का और न जाने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होगी, तो ये सारा डेटा जनरेट करने में हम सब रोल प्ले करते हैं। वी आर ए टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर, तो हमें क्या मिलेगा ये एक बड़ा प्रश्न है और इसके बारे में डिस्कशन होनी ही चाहिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। और एक चीज़ तो है कि बहुत सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक और गूगल हैं, इसके अलावा भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज आज एक्सपांड क्यों हुई हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डेटा माइनिंग मार्केट में इन्वॉल्व हैं। वो हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा जो है वो बेचते हैं, फिर उस डेटा को खरीदने वाली कंपनी जो है उसके ऊपर रिसर्च करती है या फिर उसके आधार पर एक डिसीजन या फिर कंज्यूमर बिहेवियर को लेट्स से एनालाइज कर सकती हैं और सोचती है कि कंपनी जो लोग हैं उनको ये चीज़ें अब ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और वो सारी चीज़ें की जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इस प्रकार का डेटा खरीदती हैं और करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में ये सारा डेटा खरीदते हैं, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तब उस हिसाब से आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आजकल ये बड़ी बड़ी कंपनीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये सारी कंपनीज जो हैं वो यही काम करती हैं। उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ डेटा से भी आता है। और यहाँ पर सरकार जो है एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रही है, तो डायरेक्टली उनके बिजनेस मॉडल को चैलेंज होगा। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं वो भी सरकार के इस डिसीजन से इतना खुश नहीं होगी, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मिल रहा है। अब देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, रेनो जो है ये फ्रांस की कंपनी, एक फ्रेंच कंपनी है, और आज आपका जो प्रश्न है वो ये है कि 2026 तक एज पर डेलॉइट के मुताबिक 2026 तक हमारे देश में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे, 90 मिलियन, 70 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 65 मिलियन? बताइए इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो अबाउट द रिव्यू एज वेल। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे क्यूरियस, enjoy your studies. Jai Hind.